नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम हमेशा उपस्थित होते हैं आपके समक्ष धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, योगा, इस तरह के विषय लेके। लेकिन आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं बहुत ही एक रोचक विषय के साथ, लेकिन विषय है राजनीति से जुड़ा। राजनीति में भी विषय है चुनाव 2024, जो लोकसभा का चुनाव है उससे जुड़ा हुआ। बात कर लेते हैं इसके विषय में, क्योंकि हम अधिकांश इस तरह के विषय कम उठाते हैं या इन पर कम ही बात करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। देश का चुनाव है, हमारे भविष्य का चुनाव है, इस बात को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से इसकी चर्चा भी करना आवश्यक है। तो बीजेपी ने 2024 लोकसभा का जो चुनाव है उस पर केंद्रित अपनी राष्ट्रीय जो पदाधिकारियों की बैठक है उसमें 50% यानी 50% मत पाने का एक लक्ष्य रखा है। उनका टारगेट है कि 50% मत हम प्राप्त करें। 1984 में जब आम चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को उस समय 46.86% यानी लगभग 47% मत मिले थे। तब उन्होंने 47% में 414 सीटें जीती थीं। ऐसे में पहला प्रश्न तो यह है कि क्या बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी, और इसके बाद दूसरा सवाल यह है कि क्या ये विजय जो होगी वो वाकई रिकॉर्ड बनाने वाली होगी। ये सवाल भी उठाया जा सकता है कि अगर बीजेपी जीत गई तो अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन होगा। निश्चित रूप से ये सभी विषय, सभी प्रश्न प्रत्येक भारतवासी के मन में है, या प्रत्येक आदमी इन विषय के ऊपर चिंतन कर रहा है। पिछले लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को 37.7 लगभग 38% वोट मिला था। उस 37.7% वोट से 303 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। तब ज़्यादातर जो विश्लेषक थे, जो चुनावी विश्लेषण करने वाले जो लोग हैं, वो बिल्कुल भी इस बात पर तैयार नहीं थे या मानते नहीं थे कि बीजेपी 2014 से बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी, क्योंकि 2014 में भी ऐसे कम लोग थे कि उस समय पर भी लोकसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, ऐसी बात मानने को तैयार थे। तब बीजेपी को जो वोट प्रतिशत था वो था 31.34 यानी लगभग 31.5%, और सीट जो मिली थी वो मिली थी 282। सभी लोगों को हैरान कर दिया था बीजेपी ने कि 282 सीटें जीत करके 2019 में जो राफेल विमान की खरीदारी के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सरकार की हर मोर्चे पर विफलता बताई जा रही थी। 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की पराजय के बाद में नरेंद्र मोदी सरकार का अंत तक की घोषणा लोगों के द्वारा या विपक्ष के द्वारा उस समय पर की गई थी। 2018 और 19 जैसी स्थिति नहीं बनाई जा सकती इस वक्त कुछ भी किया जाए। इसलिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी की जो जीत है, उस रिकॉर्ड जीत का जो दावा है वो खारिज करने वालों के पास किसी भी तरह का कोई ठोस आधार भी नहीं है कि जिस आधार पर ये कह सकें कि बीजेपी 2024 में एक बड़ी जीत नहीं कर पाएगी। इसको बोलना अलग बात है, लेकिन इस आधार पर कोई भी उनके पास ऐसा ठोस तर्क नहीं है कि जिसके आधार पर इस बात को वो साबित कर सकें। अब जो विश्लेषक हैं उनसे या उनके द्वारा जो चूक हुए उसकी बात करते हैं, तो आम विश्लेषक 2014 लोकसभा चुनाव में तब हिंदुत्व और हिंदुत्व से प्रेरित राष्ट्र चेतना के अंडर करंट को नहीं भांप सके थे। तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा जो सच्चर आयोग से लेकर राम सेतु, अयोध्या, ऐसे मसले जो थे वो स्टैंड में लाकर एक बड़े वर्ग को, यानी एक बड़े वर्ग में आक्रोश बढ़ा था। लगातार आतंकवादी हमले होने से और इसमें पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट रूप के बावजूद इनके विरुद्ध सामूहिक भावना के अनुरूप साहसी निर्णय न लेने से लोगों का राष्ट्रीय स्वाभिमान जो था वो आहत हुआ था।
गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी एक अच्छे परफॉर्मर बनकर उभरे और प्रखर विचारों से सभी जो देशवासी हैं उनका एक तरह से विश्वास जीतने का काम उन्होंने किया। बात कर लेते हैं, अगर हम 2024 की स्थिति देखें तो इन सभी कारकों के संदर्भ में मौजूदा जो माहौल है अभी मोदी सरकार या बीजेपी के लिए पहले की अपेक्षा ज़्यादा अनुकूल है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में 22 तारीख को होने जा रही है। राम मंदिर आंदोलन संघ परिवार के लिए सांस्कृत राष्ट्रवाद और पुनर्जागरण जो आंदोलन रहा है और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को इस रूप से जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है। यही नहीं, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकाल जैसे धर्म स्थानों के पुनर्निर्माण और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अंत ने मोदी के प्रति विश्वास और सम्मान को गहरा किया है। अगले कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विश्व की महाशक्ति बना देने का वादा लोगों के दिलों में जा रहा है। अब उत्तराधिकारी का मामला जो है इसकी बात करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि तीसरे कार्यकाल के साथ मोदी जी के उत्तराधिकारी की चर्चा स्वाभाविक है और होगी। मोदी 75 वर्ष की उम्र सीमा 2026 में पूरा कर लेंगे। हालांकि जो पार्टी है उस पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है उसमें ज़्यादा उम्र के नेता आए हैं और संघ ने भी उन्हें स्वीकार किया है। संकेत यही है कि 75 वर्ष की उम्र सीमा आगे कायम नहीं रहेगी और नरेंद्र मोदी का स्वास्थ्य और उनकी कार्य क्षमता और उनके द्वारा घोषित भविष्य के लक्ष्यों को देखते हुए संगठन परिवार उन्हें तत्काल रिटायर होने नहीं देगा। अब खालीपन ना रहे, इसके बावजूद प्रश्न बीजेपी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2004 में एनडीए सरकार के पराजित होने और अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्वस्थ होने के बाद ऐसा नेता नहीं हुआ जो उस खालीपन को भर सके। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी कमजोर होती चली गई। मोदी ने अपने भाषण, व्यवहार एवं कार्यों से नेतृत्व का स्तर इतना ऊंचा उठा दिया है कि उनको पाना, इस स्तर तक पहुंचना लगभग बहुत कठिन चुनौती बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर सबका ध्यान जाना स्वाभाविक है। विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ अमित शाह ने मोदी के नेतृत्व में सरकार और संगठन में सौंपे गए या स्वयं नियोजित कार्यों को समय पर पूरा किया है और अपनी कार्यकुशलता दिखाई है। इसी तरह योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, दोनों को ही संभालने के साथ उत्तर प्रदेश की छवि भी सुधारी है। उन्होंने हिंदुत्व के सवाल पर भारत सहित विश्व भर के भारतीयों के बीच लोकप्रियता प्राप्त की है। जाहिर है 2024 में मोदी के उत्तराधिकारी का सवाल बीजेपी ही नहीं, पूरे संगठन परिवार के लिए एक अहम मामले के रूप में मौजूद रहेगा। संगठन के अंदर आम प्रतिक्रिया यही है कि मोदी के नेतृत्व जैसा माहौल बनाना, इसे देखते हुए कोई न कोई नेता अवश्य उभर कर आएगा। चलिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।